बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ैसल अलवी। मेरे साथ हमेशा की तरह शहज़ाद नूर फ़ारूक़ी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं और रेजिडेंट एडिटर हैं नवाए वक्त के, सहाफ़त में वसी तजर्बा रखते हैं और मुल्की सतह के जो सियासी हालात हैं उन पर गहरे तज़किये देते हैं। फ़ारूक़ी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी, आपका भी शुक्रिया। फ़ारूक़ी साहब, इमरान खान साहब ने एक अभी ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें तवक्को की जा रही थी कि वो आइंदा के लाएहमल का ऐलान करेंगे। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, जिस तरह आपने गुज़िश्ता हमारे व्लॉग में इंकशाफात किए थे, और जो बातें की थी कि तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रही है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा चलाए जाएँ जो इससे कबल फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और मुल्की इदारों को लड़वाने के लिए बातें करते रहे हैं। तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने तोशा खाना केस का भी जिक्र किया, फॉरेन फंडिंग केस का भी जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अनासिर हैं वो हमें बतौर इदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट यानी बराह रास्त फ़ौज के साथ लड़वाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बहुत शुक्रिया अलवी साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इमरान खान साहब की, मुझे इसमें मेरे लिए गैर मुतवक्का कुछ भी नहीं था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कोई मुस्तकबिल के लाहे अमल का लंबा चौड़ा ऐलान करेंगे, क्योंकि इस वक्त शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद से कोई खान साहब सामने नहीं आए थे या कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया था। तो उस बयान की कमी को दूर करने के लिए उनको सामने आना पड़ा और उनको थोड़ी सी वजाहत देना पड़ी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो बाकी सियासी जमातें हैं वो भी इस तरह की गुफ्तगू करती रही हैं। मैं वो कि ज़ाती तौर पे इस आर्गूमेंट के साथ इत्तेफाक नहीं करता कि कोई एक गलती किसी दूसरे की गलती का जवाज़ नहीं हो सकती, लेकिन ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में हर सियासी जमात ने इब्नुल वक्त पॉलिसी इख्तियार की और जिस पॉलिसी के तहत उनको फ़ायदा नज़र आता था उस पॉलिसी के तहत वो बयानात देते रहे। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानात का ताल्लुक़ है तो उसमें ज़ाहिर है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट ने भी शायद इतनी दिलचस्पी नहीं ली उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में, चूँकि उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो थे, जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद थे, वो उनके साथ खुद ही निमट लेते थे और उस हवाले से वो कभी फ़िज़ा बन नहीं पाई कि जिसका कोई बड़ा इम्पैक्ट हो। अब चूँकि पीटीआई एक बड़ी जमात है, उनकी सोशल आउटरीच बहुत ज़्यादा है और इस वक्त मौजूदा जो पीटीआई का बयान है तो उसे काउंटर करने के लिए ऐसे में जो उनकी जानिब से या उनके किसी रहनुमा की जानिब से कोई बात करना, उसकी ज़ाहिर है कि एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हुकूमत या पीडीएम का फ़ैसला नहीं है कि इस दफ़ा शहबाज गिल के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। मुझे लगता है कि इस फैसले में कुछ और लोग भी शामिल हैं, लेकिन खैर ये तो वक्त के साथ साथ आप सबको और मुझे भी मालूम हो जाएगा कि इसमें और कौन कौन शामिल हैं। अभी तक की जो गुफ्तगू है इमरान खान साहब की, तो उनके पास एक ही रास्ता था और उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया कि वो लोगों के साथ राब्ते में है, वो लोगों को एतमाद में ले रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बार बार देखिए, वो मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन में उनको एक बात समझ आ गई है कि अपनी बात लोगों तक पहुँचानी किस तरह है। वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं और आप देखिए कि आज तमाम टीवी चैनल्स गो कि एयर भाई मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी सारे चैनल्स उनको दिखाने पर मजबूर हैं और उन्होंने वो पीसेस भी दिखाए हैं जो उन्होंने बाकी पीडीएम के सियासी लोगों के जो बयानात के उन्होंने क्लिप्स दिखाए हैं, वो भी सारी टीवी चैनल्स ने दिखाए हैं, जियो को भी दिखाना पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस हद तक तो मीडिया को अपनी मर्जी पर लाने, अपनी मर्जी की शराइत पर वो लाने पर तैयार हो गए हैं, यानी कामयाब हो गए हैं कि अब उनकी कही हुई बात जो है वो उस तरह से नहीं है जैसे नए नए ये जब हुकूमत से निकले थे। जी। तो उस वक्त सिवाय एआरवाई के उनको और कोई कवरेज नहीं दे रहा था, लेकिन एआरवाई ने यकदम अपनी रेटिंग्स इतनी इम्प्रूव की और लोगों का जो ताल्लुक था इमरान खान के साथ वो पहले से ज़्यादा जुड़ गया। बिल्कुल। तो जो टीवी चैनल इमरान खान को दिखा रहे थे, जाहिर है फिर व्यूअरशिप भी उन्हीं की बढ़ी, उनकी रेटिंग भी बढ़ी, तो मजबूरन फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम टीवी चैनल्स को ये एहसास हुआ कि इस तरह से शायद इमरान खान का बाइकआउट नहीं किया जा सकता, उनको मीडिया से आउट नहीं किया जा सकता। तो आज उन्होंने एक दफ़ा फिर आवाम के साथ वो बराह रास्त अपना ताल्लुक़ बनाया है और उनको बताने की कोशिश की है, वो कि वो मुखातब किसी और से थे कि आप ये जो इस दफ़ा आप एक्शन ले रहे हैं, ये एक्शन तो आपको पहले लेना चाहिए था।
तो मुखातब तो कोई और है, लेकिन बज़ाहिर वो आवाम को भी बता रहे हैं और उनका तरीक़ाकार यही है कि वो एक बात बार बार करते रहते हैं। ये गुफ्तगू अब आप अगली दफ़ा भी सुनेंगे, उससे अगली दफ़ा भी सुनेंगे। वो एक बात को एक दफ़ा नहीं करते, वो उस वक्त तक वो करते रहते हैं कि जब तक तंग आकर बयानिया नहीं बन जाता, जब तक लोग तंग आकर उसको ज़हनी तौर पर समझ नहीं लेते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सही। अच्छा फारूकी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इमरान खान साहब की, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने जो ये बात कही कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह मेरा जो है वो सियासी रास्ता रोका जाए और मुझे नाअहल किया जाए, और वही बात जो आपने पिछले प्रोग्राम में जो एक तज्जिया दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इमरान खान साहब ने भी उसका जिक्र किया, जिस तरह से आपने कहा, जिस तरह से हाँ आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को एक ही पेज पर लाकर ये खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर नाअहल होते हैं तो दोनों नाअहल हों, और अगर नाअहली से निकलते हैं तो दोनों लीडरान जो है वो नाअहली से निकल। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि इन दोनों को बाहर किया जा सकता है। मुझे लगता ये है कि इन दोनों को, इमरान खान को नाअहल करना शायद इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए। मुझे लगता ये है कि ये बुनियादी तौर पर तैयारी है नवाज शरीफ को दोबारा मैदान में उतारने की। इस बात इमरान खान की नाअहली को जवाज़ बनाकर मियाँ साहब का सियासी रास्ता साफ किया जा रहा है, उनको वापस मैदान में उतारा जा रहा है। चूँकि इस वक्त जो सूरत हाल है तो ये 11, 12, 13 जमातें मिलके भी उनका सामना नहीं कर पा रही, उनको रोक नहीं पा रही। तो लगता ये है कि किसी तजिए में ये बात आई होगी कि शायद नवाज शरीफ इनका रास्ता रोक सकते हैं, क्योंकि मुझे इस पर भी डाउट है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ इस हवाले से तो इतना कामयाब ना हो सकें लोगों की ख्वाहिशात पर। लेकिन ये है कि कम से कम जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके पास जो एक आर्गूमेंट है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या हमें बराबरी की सतह पे मौके नहीं दिए जा रहे। फारूकी साहब, तो वो एक आर्गूमेंट खत्म हो और जाएगा। किस तरह की बराबरी मतलब ये चाहते हैं? 13 जमातें एक तरफ हैं और वो तमाम की तमाम मिलकर जो है वो एक फ़र्द वाहिद को नाअहल करवाने के लिए लगी हुई हैं, यानी माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और किस तरह की बराबर, मैंने गुजारिश की कि मैं माइनस इमरान खान फार्मूले को तजिए में कबूल नहीं कर रहा इस वक्त तक। मसला ये है कि 9 हलकों पे ज़िमनी इलेक्शन होना है अभी, जिसका ऐलान हुआ तो इमरान खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से जवाब आया कि वो 9 की 9 सीटों पर वो खुद ही लड़ेंगे। तो इस पे जो सियासी जमातें हैं पीडीएम का हिस्सा, उनका एक इजलास हुआ तो उसमें आफ्ताब शेरपाव साहब ने एक प्रपोजल दी कि जो हमारी जमातों के सरबराह हैं इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो उस पर सांप सूंघ, यानी केपीके से मौलाना फजलुर रहमान को और एएनपी को, और पंजाब से जो है वो शहबाज शरीफ को, और कराची से बिलावल आसिफ जरदारी, और एमक्यूएम के सरबराह जो है खालिद मकबूल सदीकी। तो आप ये देख लें कि ये जो नाम है वो इमरान खान के सामने उस तरह जचते नहीं है, बिल्कुल कि वो कोई कम्पीट कर पाएंगे या वो अच्छा। तो अब इसका मतलब ये है कि अब आखिरी होप ये है कि मियाँ नवाज शरीफ कता कलामी माफ, आप ये समझते हैं कि इन तमाम हलकों में लेट्स सपोज ये पीडीएम के सरबराहान जो इत्तेहादी जमातों के हैं ये इमरान खान साहब के मुकाबले में बिल फर्ज महाल इलेक्शन में आ भी जाते हैं, तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान इन्हें हराने की पोजीशन में नहीं आएंगे? लेट्स सपोज अगर आ जाते हैं। देखिए इस वक्त इमरान खान अपनी मकबूलियत के अरूज पे है। मुझे ख़तरा ये है कि अब ये अरूज एक होता है जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो इमरान खान अभी तक ऊपर जा रहे थे। जिस दिन इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो उस दिन वो ऊपर जाना रुक गया। सही। अच्छा, अब ये जो शहबाज गिल वाला झटका है, ये अभी मैं इसका नुकसान इस वक्त तक तो मैं पूरी तरह से शायद असेस नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि अभी ये एक जगह पे खड़े हैं, शायद 19-20 के फ़र्क से वहीं खड़े हैं या थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन वो अगर नीचे भी आए हैं तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो 19-20 का फ़र्क है। मुझे जो बड़ा ख़तरा है वो ये है कि शायद इमरान खान अपनी मकबूलियत का अरूज देख चुके हैं। सही। और इस दिन के बाद से चूँकि ये टेम्पो को बरकरार रखना और अगले इलेक्शंस तक ले जाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जमात या कोई भी शख्सियत इसको ले जा पाए, खैर वो इमरान खान ही क्यों ना हो। तो अब ये है कि अब इमरान खान के जो दिन हैं आगे वाले, उसमें वो बात नहीं होगी, वो मकबूलियत में वो चीज़, वो तेज़ी, वो
वो नहीं है, उस तरह से वो तंतना लेकिन नहीं होगा। इस चीज़ का फैसला 13 और 14 अगस्त के बाद बेहतर तौर पे किया जा सकता है या उसके? देखिए, ये जो अभी आपने उनका खिताब सुना, ये 13 को जो वो जलसा आम करेंगे, वो बेसिकली एक बूस्टर डोज होगी कि वो अपनी मकबूलियत को फिर दोबारा से उस सफ़र पर ले जा सकें जिस तरफ वो उनका सफ़र जारी था। अब 13 के बाद क्या हो सकता है कि वाकई उनका वो कोई ऐसा ऐलान कर दें जिसमें फिर लोग एक उसके पीछे खड़े हो जाएं, तो शायद वो एक ऐसी सूरत हाल पे आ जाए कि फिर लगे कि अच्छा यार जो कुछ भी है अब इसको दे के जान छुड़ाओ इससे। लेकिन इसके इम्कानात अब 50-50 हैं। अगर पहले ये इम्कानात बहुत ज़्यादा था कि इमरान खान अपनी शराइत पर वापसी का सफ़र करेंगे, तो अब ये सफ़र इतना आसान नहीं है और शायद उनकी अपनी शराइत पर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब उसकी कोई ना कोई कीमत पे करनी होगी इमरान खान को। और ये जो आइंदा के चंद दिन हैं, ये 3 से 4 हफ्ते, वो पाकिस्तान की सियासत का तयन करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन इस साल इनको नहीं मिलते तो फिर वो जब भी हुए उसमें कोई वो बड़ा एडवांटेज नहीं रहेगा इमरान खान के पास। और अगर वो इस रास्ते में पहले एक सतह पे नायल हो जाते हैं या उनकी सियासी जमात को मैदान से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि मुझे लगता ही है कि वो किसी रिव्यू की सूरत में वापस आ जाएंगे, वो कोई पायदार फैसला नहीं होगा। लेकिन वो उस वक्त तक उनका इतना नुकसान हो जाएगा कि शायद फिर वही डिज़ाइन होगा कि अगला इलेक्शन अगर मार्च अप्रैल में होता है ऐसे, या जैसे कि हुकूमत वक्त कहती है कि वो तो जुलाई अगस्त में करवाना चाहेंगे, तो उस वक्त तक तो पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका होगा। तो वो एडवांटेज जो इस वक्त आपको 80% इमरान खान या 90% इमरान खान लग रहा था, वो शायद 60% पे आ जाएगा, 55% पे आ जाएगा। सो यू नेवर नो कि आने वाले दिनों में अपने सीने में क्या राज छुपाए हुए हैं। अच्छा फारूकी साहब, एक सवाल और मेरा कि ये सियासी जो हालात हैं, सियासी बयानबाजियाँ, ये जब से पाकिस्तान बना है ये सियासी बयानबाजियाँ चलती आ रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार है। तो ऐसे हालात में जो मीडिया के इदारे हैं, अभी आप देखें कि सलमान इकबाल साहब जो हैं ARY के, और खावर घुमन साहब हैं, और इनके न्यूज़ डायरेक्टर जो कराची से जिन्हें उठाया गया, इन पर मुकदमात दर्ज हुए हैं। इमाद यूसुफ साहब, तो इन पर जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, क्या ये एक इदारे को, एक चैनल को और एक मतलब सहाफ़त के चौथे स्तून को दबाने की कोशिश नहीं है? फैसल साहब, कौन से दौर में सहाफ़त को या चौथे सतून को दबाने की कोशिश नहीं हुई? ये वक्त वक्त की बात है। हमारे लोग तो वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी कोई बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन में नहीं थे। उससे पीछे भी, बल्कि मेरे तो ज़ाती इल्म में है कि बहुत सारे लोग तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर को इस हवाले से सुनहरी दौर कहते हैं कि वो मीडिया के लिए एक बड़ा अच्छा दौर था। बिल्कुल रेवोल्यूशन अगर देखें मीडिया के नए लाइसेंस वगैरह जो हैं। आप अब आसानी की तवक्को ना रखें। ये मैंने एक गुफ्तगू में आपसे अर्ज़ किया था कि ये वाहिद काम है जो पैशन के ज़रिए हो सकता है, सिर्फ आपके शौक़ की वजह से हो सकता है। जर्नलिज़म जो है वो कोई बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं है कि जिसमें आप आएंगे और फैसिलिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छा, ये तो चलें मीडिया के हवाले से, मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से आपने बात की, चूँकि वो पैमरा मौजूद है और रेगुलेट कर रहा है। पैमरा मौजूद नहीं है, असल में चेयरमैन पैमरा मौजूद नहीं है। मैं तो अभी तक ये समझने से कासिर हूँ कि इसमें बिल्कुल वो चेयरमैन पैमरा के अप्रूवल के बगैर जो है ARY को बंद करने का इसमें खैर काफ़ी सवाल हैं, चूँकि उनका शो का लेटर जो है वो बाद में जारी हुआ, उसको पहले जो है वो केबल से हटा दिया गया या जो भी किया गया। तो मेरा ख्याल है इस पे हमें अदालतों के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। ये एक ऐसी बहस है। अच्छा, मेरा सवाल ये था फारूकी साहब कि मेन स्ट्रीम मीडिया को किसी ना किसी तरह तो चलो कंट्रोल किया जा रहा है या चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, सो कॉल्ड ही सही, लेकिन एक बात जो है अभी वो खान साहब ने भी कही है और आप भी उस पर गहरी नज़र रखते हैं डिजिटल मीडिया पे, अवाम के पास एक टूल है अपनी इस ख़यालात का इजहार करने के लिए, अपनी राय देने के लिए, तो उस टूल को दबाने की, बंद करने की इमरान खान साहब ने उस तरफ इशारा किया है, यूट्यूब का और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो क्या ये मुनासिब है? ये मुमकिन नहीं होगा। क्या आप देख रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं होगा? आप कोशिश करके देख लें। देखिए, ये कोशिश तो हर दौर में की जाती रही है, मार्शल्ला के दौर में, क्योंकि ये तो बराह रास्त जमहूर की आवाज़ दबाने की कोशिश है। देखिए, ये जो मीडिया की आज़ादी है ये सब्जेक्टिव है और मैं समझता हूँ कि इसमें ज़िम्मेदारी भी है जो बात करने वाला है। आज भी इस पे एक मजमून मैं कहीं पढ़ रहा था किसी अखबार में कि बुनियादी तौर पे उस आदमी को ही मीडियम पे आने का हक़ होना चाहिए या मीडिया को इस्तेमाल करने का हक़ होना चाहिए
जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता हो कि अगर वो कोई बात कर रहा है, खा वो सोशल मीडिया का कितना ही छोटा आउटलेट क्यों ना हो, उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसकी कही हुई बात का क्या मतलब होगा, उसको बाकायदा ट्रेंड होना चाहिए। मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि जो रवायती मीडियम पर काम करने वाले लोग थे उन्होंने सोशल मीडिया का उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया, तो एक नई जनरेशन पैदा हुई जिसने सोशल मीडिया आउटलेट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया और उससे वो बेनिफिशरी भी हुए। अब वो उन बेनिफिशरीज़ में लोगों को लगता ये है कि शायद इमरान खान या पीटीआई की बात करके व्यूज़ लिए जा सकते हैं, लाइक्स लिए जा सकते हैं। इस हवाले से मैं एक चीज़ बीच में शामिल करूंगा। सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं जावेद चोई साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कहा है, शायद उन्हें किसी ने ये बात वैसे ही कह दी और उनकी रिसर्च मुझे नहीं पता उनकी, हालांकि बाकायदा एक रिसर्च टीम मौजूद है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको एक ट्वीट के 1500 रुपये मिलते हैं। तो आप इसको अच्छा खैर, ये 1500 रुपये फी ट्वीट देने वाला दौर मुझे नहीं लगता इतने पैसे हों तो फिर पाकिस्तान में जो ट्विटर पर मौजूद लोग हैं उनको तो उनके हज़ारों में लाखों में ना तो उनको बिजली के बिल की इतनी फिक्र होनी चाहिए कि वो इस पे शोर मचाएं, या उनको घी महंगे होने पे भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपने चौधरी साहब का जिक्र किया है तो मुझे याद पड़ता है कि जब ये नई हुकूमत आई थी शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, तो उसके 15-20 दिन बाद, ये महीने बाद एक इतला आई थी कि शायद कोई यूट्यूबर 100 यूट्यूबर्स जो हैं वो हायर किए गए हैं जावेद चौधरी साहब की सरबराही में, और उनसे हुकूमत के हक़ में या पीडीएम के हक़ में रोज़ जो है वो प्रोग्राम करवाए जाएंगे और हर प्रोग्राम का गालबन 5000 रुपया अदा किया जाएगा। लेकिन इस तरह की अफवाहें तो हर बंदे के मतलब वो निकलती रहती हैं, तो अगर आप हर अफवाह पे यकीन करके चलने लग जाएंगे तो फिर तो किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके लिए कंटेंट जो है वो अमूमन इस वक्त सोशल मीडिया से जो है वो फराहम किया जाता है या वो उसको फॉलो कर रहा है। सोशल मीडिया इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए हेल्पिंग हैंड बना हुआ है, तो इसको किसी सूरत दबाया या बंद नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी कोई कोशिश की भी जाएगी तो वो नाकाम होगी, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, उससे नुकसान ज़्यादा होगा। जो कोई ऐसी कोशिश करेगा, अगर उनको लगता है, देखिए बहुत सारे लोगों को मतलब मेरे जैसे आदमी जो कि ओल्ड फैशन है शायद उनको इतना नहीं पता, लेकिन आपको मालूम है जिन ममालिक में ये जो व्हाट्सएप है उस पर कॉल नहीं हो सकती जी, तो वो वीपीएन लगाते हैं और वो कोई ना कोई उसका शॉर्टकट निकाल लेते हैं। मुझे नहीं पता आप यूट्यूब बंद कर देंगे तो यूट्यूब भी लोग देखते रहे पिछली पाबंदी के दौर में, जब उस वक्त भी लोग देखते रहे थे। तो बाकी जो सोशल आउटलेट्स हैं आप उनको कितना बंद करेंगे? और अगर आप ट्विटर पे पाबंदी लगाते हैं या यूट्यूब पे या किसी और चीज़ पे, तो डेफिनेटली जो बाहर की दुनिया है उसको आप क्या मैसेज देंगे कि आप किस तरह का निज़ाम हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, कि कहने को आप जमहूरियत कह रहे हैं, या तो फिर ये है कि ग्लव्स उतार के बात होगी। ऐसी सूरत में मुझे लगता ये है, वैसे जो फ़ी ज़माना हालात जा रहे हैं तो उसमें एक इम्कान ये भी है कि हालात को इतना ख़राब कर दिया। देखिए ये जो अभी यहाँ से इमरान खान साहब ने जलसा अपना लाहौर मुंतकिल किया है, तो तहरीक लब्बैक जो है उन्होंने उसी तारीख को जलसे का ऐलान कर दिया बिल्कुल, और उसके बाद उसे मनसूख भी कर दिया। उसका मतलब ये था कि बुनियादी तौर पर ये डिज़ाइन कहीं ना कहीं पनप रहा है कि फ़साद को या मामलात की ख़राबी को उस सतह पे ले जाया जाए कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना हो। और इसे इमरान खान साहब की दूरअंदेशी कहेंगे आपके, उन्होंने हालात की नज़ाकत को मैं समझता हूँ कि उनको पता है सारी गेम का कि उनके साथ क्या गेम हो रही है। हमारी जो इतलात थी फारूकी साहब वो ये थी कि अगर ये इनका जलसा भी यहाँ रहता और तहरीक लब्बैक का एक जो कॉन्फ्रेंस थी उसका इनकाद भी होता तो तसादुम होता और वो वजह बन जाती हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने। देखिए तसादुम तो उन्होंने तब भी नहीं किया था, 25 मई वाले दिन वो ब्लू एरिया से वापस चले गए थे जी। तो उसकी वजह यह है कि उनको पक्का पता है कि यहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं कि लड़ाई हो, बहाना बनाया जाए, लड़ाई हो, और वो उस लड़ाई से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जहाँ पे हालात चले गए हैं या जितनी गर्मी है इस वक्त सियासत में, अगर यहाँ पे कोई लड़ाई होती है तो इसका मतलब ये है कि दोनों फरीकों में एक की दुम गुम हो जाएगी और एक की चोंच गुम हो जाएगी, तो फिर डेफिनेटली किसी तीसरे को फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा तीसरे को जब फ़ायदा होगा तो फिर वो फ़ायदा कोई उनके ज़हन में तो साल 2 साल की बात होगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर किसी तीसरी कुव्वत को आना है तो वो साल 2 साल नहीं, फिर वो कम से कम 10 साल रहती है। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि फ़ारूकी साहब ने
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तज़िया किया और उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब ने जिन ख़दशात का ज़िक्र किया है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और आने वाले जो हैं 1-2 रोज़ वो इंतहाई अहम हैं। 13 और 14 अगस्त की तारीख़ तक बहुत सारे हालात व वाक़यात जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगे। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग यूट्यूब वगैरह, उनको बंद करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं होगा और ये हुकूमत के लिए मुमकिन भी नहीं है कि वो जमहूर की आवाज़ को इस तरह से दबा सके और बंद कर सके। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।